बंगाल असेंबली इलेक्शन के लिए दूसरे मरहले की वोटिंग 1 अप्रैल को होगी। तशहीरी मुहिम के आखिरी दिन मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी नंदीग्राम में रोड शो करते हुए बीजेपी की जीत का दावा किया है। अमित शाह ने सीएए के जरिए पनाह गजीनों को शहरियत दिए जाने का भी यकीन दिलाया। पूरा बंगाल घुसपैठ नहीं चाहता है। पूरा बंगाल चाहता है कि सीएए के माध्यम से शरणार्थियों को नागरिकता मिले। पूरा बंगाल चाहता है कि यहाँ पर उद्योग लगे, विकास हो, यहाँ के बच्चों को रोजगारी मिले, पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से हो, विश्व स्तरीय हो, बंगाल का इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व स्तरीय हो, कलकत्ता एक विश्व स्तरीय शहर बने और फिर से एक बार बंगाल की संस्कृति का बोलबाला पूरे देश भर में, दुनिया भर में हो। एक दृष्टि से सोनार बांग्ला का स्वप्न जो महर्षि अरविंद और गुरुवर टैगोर ने देखा था, वो मोदी जी के नेतृत्व में ही साकार हो सकता है। यूपी मदरसा बोर्ड के सालाना इम्तहानात इस बार गैर मामूली ताखीर का शिकार हो गए हैं। इस बार मदरसा बोर्ड के इम्तहानात तकरीबन 3 महीने की ताखीर से कराए जाने का इम्कान है। अगरचे यूपी मदरसा बोर्ड ने इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं जारी किया, ताहम मदरसा बोर्ड के जराये का कहना है कि हर साल फरवरी में मुनक्किद होने वाले इम्तहानात इस बार मई के आखिरी हफ्ते में कराए जाने का मंसूबा है। इम्तहानात में इस गैर मामूली ताखीर से दीनी मदारिस के जिम्मेदारान ने अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया है। मदारिस के जिम्मेदारों का कहना है कि यूपी मदरसा बोर्ड ने इम्तहानात में ताखीर कोई माकूल वजह अभी तक नहीं बताई है। माली साल 2020-21 कल खत्म हो जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश के अक़लियती इदारों का बजट अब तक जारी नहीं किया गया। बजट जारी नहीं होने से मसाजिद कमेटी, दारुल इफ्ता और दारुल क़ज़ा के साथ हज कमेटी के मुलाज़मीन भी तनख्वाहों से महरूम हैं। अक़लियती इदारों के बजट को लेकर भोपाल में मुहिबान भारत और मध्य प्रदेश उलमा बोर्ड के जिम्मेदारान ने मसाजिद कमेटी और हज कमेटी के जिम्मेदारान से मुलाकात कर जल्द से जल्द बजट जारी करने का मुतालबा किया। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। 30 मार्च और कल 31 मार्च के बाद माली साल का खात्मा, लेकिन हमें देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो कई ऐसे इदारे हैं जहां पर बजट लैस होने के कगार पर है। अक़लियती इदारों की भी सूरत हाल यही है। यहाँ पर मुहिबान भारत और जो है उलमा बोर्ड तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और चाहते हैं कि हुकूमत के ज़रिए जो अक़लियती इदारे उनको तनख्वाह दें। हम सारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग यहाँ पर किस लिए आए? देखिए, ये मास्क बहुत ज़रूरी है, लेकिन बोलने में तकलीफ़ हो रही है, इसलिए निकाल रहा हूँ कि हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि यहाँ पर जो बहुत से हमारे जो एम्प्लॉई हैं उनकी सैलरी रुकी हुई है और आज 30 मार्च हो गई है और 31 मार्च को लैप्स होने का ख़तरा है। तो उस सिलसिले में हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि उनको कल से पहले उनका आदेश हो जाए तनख्वाह का, उनकी सैलरी का। एक तो वैसे भी बहुत कम सैलरी है उनकी और उस पर भी अगर वो लैप्स हो जाए तो फिर उनके हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं और बहुत स्थिति बुरी हो जाती है। जी, तो देखिए कि जो है यहाँ पर 2 महीने तनख्वाह नहीं मिली और दूसरे इदारों की बात करें तो वैसे नज़र आ रहा है। देखिए, पिछले साल से हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन की मार एक तो सबके ऊपर पड़ी और जैसा जावेद साहब ने कहा कि एक तो तनख्वाह के नाम पे बहुत मुख्तसर सा एक मानदेय हम लोगों को मिलता है। अगर वो भी वक्त पे ना मिले तो हमारे तो जो है घर पे बच्चों का लालन पालन और उनकी फ़ीसें जमा करना, ये सब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। पिछले साल जो हमने जिस तरीके से गुजारा और हम लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली, उसके कर्ज़े आज तक हमारे अदा नहीं हुए। कि अब ये भी देखा जा रहा है कि इस साल पूरा साल ख़त्म हो रहा है और अभी तक तनख्वाहों का कुछ पता नहीं है। अगर आज की तारीख़ में तनख्वाहें मिल जाती हैं तो कम से कम ये है कि हमारे हाथों तक, हमारे खातों तक जो है वो तनख्वाह पहुंचेगी ताकि हम आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। और खुदा न खास्ता अगर आज का दिन भी निकल गया तो फिर आगे का वक्त वही जो हम पिछले साल गुजार चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि वही चीज़ हमको देखने को मिलेगी। ऐसे कब तक चलेगा? हुकूमत से चलेगा। सवाल ये है कि यहाँ पर आप लोग बार बार आते हैं, एहतजाज करते हैं, मुतालबा करते हैं, लेकिन हुकूमत के कानों पर जो तक नहीं देंगे। देखिए, वही सबकी तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है कि ये एक ऐसा इदारा है जहाँ पे वो हजरात जो मजहबी रहनुमा हैं, नमाज़ें पढ़ाते हैं, उनको बहुत मामूली सा एक मानदेय नजराने के तौर पे एक कीमत उनको दी जाती है और वो भी अगर वक्त पे ना मिले तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि सरकार की मंशा कुछ और है। क्योंकि जहाँ प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो फिर ये मुसलमान और ये धर्मगुरु ये भी इसी हिंदुस्तान के हैं और ये मस्जिदें भी इसी हिंदुस्तान के अंदर हैं। अगर इनका विश्वास हासिल नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? सही बात।
का विश्वास हासिल नहीं करोगे तो काम करेगा। फिर मैं बता दूं कि ये जो है गुज़िश्ता साल भी बजट लैप्स हुआ था जिस जगह पे हम खड़े मसाजिद कमेटी का, और थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 42 लाख रुपए लैप्स हुआ था। और इस बार भी अगर हम बात करें तो आज अगर तनख्वाह नहीं आती तो कल का दिन हमारे पास बचता है। और इसी के साथ अगर मसाजिद कमेटी से अलग हटकर हम बात करें तो मदारिस असातिज़ा की तनख्वाहें और फिर ये हज कमेटी के मुलाजिमीन को भी कई महीने से तनख्वाहें नहीं मिली हैं। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। माली साल 2020-21 कल ख़त्म हो जाएगा, मगर मध्य प्रदेश महकमे अक़लियती फ़लाह व बहबूद ने बहुत से अक़लियती इदारों का अब तक जारी नहीं किया गया है। अक़लियती इदारों का बजट जारी नहीं होने से जहां अक़लियती इदारों बिलखसूस मसाजिद कमेटी, दारुल क़ज़ा, दारुल इफ्ता और हज कमेटी के मुलाज़मीन की कोरोना कहर में मुश्किलात में इजाफा हो गया है, वहीं अक़लियती इदारों के सामने बजट के लैप्स होने का भी ख़तरा मंडला रहा है। मुस्लिम तंजीमों ने अक़लियती इदारों के तई अदम तवज्जुही को लेकर जहां कल मध्य प्रदेश के अक़लियती वज़ीर राम खिलवान पटेल से मुलाकात की, वहीं मसाजिद कमेटी के मुहतमिम और हज कमेटी के इंचार्ज यासिर को लेकर कुछ इस तरह अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। रिलीज कर दी थी पहले, तो उससे माह जनवरी तक का मानदेय नजराना वेतन भुगतान कर दिए गए। अभी फरवरी और मार्च का भुगतान नहीं हो पाया है। जैसे ही हमें अनुदान प्राप्त हो जाएगा शीघ्र अतिशीघ्र इसका भी भुगतान कर दिया है। हमने यूटिलाइजेशन बनाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र बनाकर शासन को भेज दिया है। जैसी वहाँ से भुगतान होगा इमाम मौज़िन का मानदेय नजराना बैंकों में पहुँचा देगा। अभी जैसे अब स्वीकृत अनुदान इस वर्ष के लिए 3 करोड़ रुपए था, तो तकरीबन 40 लाख रुपए आना हमारा शेष। औरंगाबाद जिले में 31 मार्च से लॉकडाउन के निफाज के मामले पर कोई माकूल हल नहीं निकल पाया। 1.5 घंटे तक चली मीटिंग में जिला इंतजामिया अवामी नुमाइंदों को एतमाद में लेने में नाकाम रहा। सियासी लीडरों ने लॉकडाउन के मुतबादिल हल पर जोर दिया, लेकिन जिला कलेक्टर से टस से मस नहीं हुए। ताहम सुबह 8 बजे से 12 बजे तक लॉकडाउन में छूट रहेगी। देखिए रिपोर्ट। औरंगाबाद जिले में कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए जिला इंतजामिया ने 31 मार्च से मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया है। इंतजामिया की इस फैसले की अवामी सतह पर शदीद मुखालफत हो रही है। सियासी लीडरान भी लॉकडाउन के हक में नहीं हैं। इन बातों के पेश नजर जिला कलेक्टर ऑफिस में अवामी नुमाइंदों और आला सरकारी हुकाम की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में हालात हाजरा का जायजा लिया गया। अवामी नुमाइंदों ने सरकारी मशीनरी की नाकामियों और खामियों को उजागर किया और कोरोना वबा में इजाफे के लिए सरकारी सिस्टम को जिम्मेदार करार दिया और लॉकडाउन का मुतबादिल हल तलाश करने पर जोर दिया। ताहम जिला कलेक्टर का कहना है कि कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन नागजीर है। किसी नागरिक को जो सुविधा दी है, जैसे 8 से 12 में अनाज ले सकते हैं या किराना ले सकते, बस उसी में लेना है। भाजी मिल सकती है सुबह 6 से 11, उसी में लेनी है। अपने जीवन को मेरी रिक्वेस्ट है नागरिकों को शिष्ट लाने का प्रयास करें कि उसी पीरियड में लेना है। अपने घर के बाजू में जो दुकान है उससे ले लो, लंबा जाने की कोशिश मत करो। अगर हम लोग सभी शिस्त में काम करेंगे, डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो नहीं बढ़ाएंगे, क्यों बढ़ाएंगे? इसमें बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन भी आप जो बोल रहे हैं इसके साथ है और मुझे विश्वास है कि इसके आगे जाने की नौबत में आएगी, कड़ी ब्रेक हो जाएगी। मीटिंग में शामिल अवामी नुमाइंदों ने जिला कलेक्टर के फैसले पर अपने अपने अंदाज में तबसरा किया। MP इम्तियाज जलील ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत में बताया कि वो लॉकडाउन के सख्त खिलाफ है। शिवसेना लीडर प्रदीप जायसवाल ने लॉकडाउन के दौरान 5 घंटे की छूट का खैर मकदम किया है। और आप कहेंगे कि नहीं बाकी सब बंद रहेगा, छोटा दुकानदार बंद रहेगा, छोटा ठेला वाला बंद रहेगा, छोटा चाय टपरी वाला बंद रहेगा, लेकिन इंडस्ट्री चालू रहेगी। तो आप इंडस्ट्रीज को खुश करने के लिए जो लाखों लोग कर्मचारी वहाँ पर काम करते हैं उनकी जिंदगियों के साथ आप खेल नहीं रहे हैं। और आप खुद कह रहे हैं कि ये हॉटस्पॉट्स है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये मेरे हिसाब से ये एक गलत जो फैसले लिए जा रहे हैं। मैंने कहा कि 200% मेरा इसके खिलाफ विरोध है। इस मीटिंग के अंदर ऐसा ठहराया गया कि जो लॉकडाउन लग रहा है उस लॉकडाउन के अंदर किसी दूध वालों को 11 बजे तक, सब्जी वाले, तुम्हारे किराना वाले इनको 12 बजे तक ऐसा जो टाइम दिया गया है। हम सब लोग प्रतिनिधि के माध्यम से हमने मांगनी की है कि उसको टाइम बढ़ा के दिया जाए और सभी दुकानदारों को और सबको उसका दिया जाए कि जिनकी वजह से ऐसा ना लगे कि एक चालू एक बंद है। 31 मार्च को MIM की मौलाना रैली के ताल्लुक से MP इम्तियाज जलील का कहना है कि इस रैली को अवामी हिमायत हासिल हो रही है और सियासी पार्टियां भी तायीद कर रही हैं, लेकिन पुलिस इंतजामिया ने अगर ताकत का इस्तेमाल किया तो पुलिस इसके लिए जिम्मेदार रहेगी। हमारा जो 31 तारीख के दिन का जो हमने मोर्चे का ऐलान किए थे
हमने ये कहा है कि ये मोर्चा होगा और हमने पुलिस प्रशासन को ये साफ तरीके से कहा है कि साहब अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो आप समझ लीजिएगा अगर कुछ भी गलत अगर होता है तो इसके लिए पुलिस और प्रशासन इस वजह से जिम्मेदार रहेगा, क्योंकि जो सड़क के ऊपर लोग आ रहे हैं तो कोई बड़े बड़े धन्ना सेठ या उद्योगपति नहीं आ रहा है सड़क के ऊपर। सड़क के ऊपर वो आदमी आ रहा है जिसका पेट खाली है, जो अपनी भूख मिटाने के लिए सड़क के ऊपर आ रहा है कि मेरे बारे में भी कोई सोचो करके। जिला कलेक्टर ऑफिस में हुई इस मीटिंग के ताल्लुक से अवाम को उम्मीद थी कि उनके लिए कोई राहत का पैगाम आएगा, लेकिन जिला इंतजामिया कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए अब औरंगाबाद जिले में 10 दिन का मुकम्मल लॉकडाउन यकीनी हो गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजरुद्दीन की रिपोर्ट। मालेगांव शहर में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और महकमे सेहत की जानिब से DCH और CCC और कोविड सेंटर कायम किए गए हैं। मरीजों की तादाद इतनी बढ़ गई है, अब मौजूदा सेंटर भी कम पड़ रहे हैं। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर मरीजों को नहीं मिल पा रहे हैं। मालेगांव शहर में मकामी कोरोना मुतासरीन के अलावा अतराफ के ताल्लुकों और शहरों से भी मरीज इलाज के लिए लाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मालेगांव शहर के अस्पतालों में मरीजों की तादाद का बोझ बढ़ गया है। हालात को देखते हुए शहर के MLA मुफ्ती इस्माइल कासमी ने शहर के सभी कोविड सेंटर का दौरा किया और कहा कि मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, इसलिए मालेगांव शहर के मरीजों के लिए कोई कोविड सेंटर मुख्तस होना चाहिए। आज सूरत हाल बज़ाहिर अच्छी नहीं है। हम लोगों को मालेगांव के पेशेंट के लिए, मनपा हद्दी के पेशेंट के लिए कुछ न कुछ हॉस्पिटल या कोई जगह रिजर्व करके रखनी चाहिए कि अगर हमको ज़रूरत पड़ी तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लोग टैक्स देते हैं और जिनके पैसे पर हम दूसरों का इलाज कर रहे हैं उनको इलाज के लिए हम कोई सुविधा न दे सकें, बेड न दे सकें। लेकिन कारपोरेशन के तय थोड़ा सोचने की बात है कि कारपोरेशन को जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए वो कारपोरेशन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है। हमारी जो कॉम्पिटेंसी है कॉरपोरेशन एरिया के लिए है और हम जो भी सुविधाएं तैयार कर रहे हैं बेसिकली कॉरपोरेशन के 100% जनता के लिए ही है। तो मतलब रिजर्वेशन कॉरपोरेशन के लोगों के लिए ऐसा मुद्दा ही आप उपस्थित नहीं होता है। लेकिन जो आपकी बात है कि बाहर के पेशेंट आते हैं वो बेड ऑक्यूपाई करते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि अगर कोई बीमार पेशेंट हमारे दरवाजे पे आता है तो उसको ट्रीटमेंट करना डॉक्टर का धर्म होता है, तो उस हिसाब से हम उसको वापस नहीं भेज सकते, उसको ट्रीटमेंट अपने को करना ही पड़ता है। तो इसलिए हम रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन एक कंसेप्ट आ ही नहीं पाएगा। अभी तो 200 बेड का मालेगांव सिविल हॉस्पिटल है, इसमें से 100 बेड नॉन कोविड पेशेंट के लिए रखे हैं और 100 बेड कोविड पेशेंट के लिए रखे हैं। तो एक कोविड का जो पेशेंट है दिन में जितने डिस्चार्ज होते हैं उतने शाम तक भर जाते हैं। इसका मतलब है कि जितने आ रहे हैं उतने जा रहे हैं। अगर इससे ज़्यादा अगर तादाद बढ़ गई तो फिर अपने को यहाँ पेशेंट एडमिट करना मुश्किल हो जाए। तो और एक मनपा के ओर से और एक हॉस्पिटल कोविड के लिए शुरू कर देना चाहिए DC। महाराष्ट्र के हिंगोली में दिन ब दिन कोरोना पॉजिटिव मामलों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए जिला इंतजामिया ने 1 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया है। लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। लॉकडाउन की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह मुतासर है। मजदूरी करने वाले लोग सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। यही वजह है कि इस लॉकडाउन की मुखालफत भी देखने को मिल रही है। जिला कलेक्टर के मुताबिक अगर ये इकदामात नहीं उठाए गए तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। 1 हफ्ते का लॉकडाउन शुरू हो गया है, तो ये लॉकडाउन पूरा 100% लॉकडाउन है। इसमें सारी चीज़ें बंद हैं और पर उसके बाद भी सारे ऑफिसेस खुले हैं, सारे बैंक खुले हैं, लेकिन आम जनता के लिए खुले नहीं है, सिर्फ जो ऑफिशियल काम है उसके लिए खुले हैं। बट जितनी दुकानें हैं वो सब बंद हैं। केवल हमने मेडिकल स्टोर्स को और दूध डेयरी को खोलने की परवानगी दिया है, उसकी परमिशन दिया है। हिंगोलीचे जिल्हाधिकारी महोदयांनी एका महिन्यात दुसऱ्यांदा लॉकडाऊन लावून सर्वसामान्य जनतेस वेठीस धरण्याचं काम केलेलं आहे आणि या महिन्यामध्ये 2दा लॉकडाऊन केलेलं आहे। असे करून सर्वसामान्य जनतेस वेठीस धरण्याचं काम केला। याचा विराट राष्ट्रीय लोकमत काउंसिलच्या वतीने तीव्र शब्दात धिक्कार करून निषेध करत आहोत। आपने जो 7 दिन का जो लॉकडाउन लगा है हिंगोली जिले के अंदर, ये बहुत ही सामान्य नागरिक के ऊपर अन्यायकारक है, क्योंकि पहले ही हिंगोली जिले की हालत ऐसी है कि सामान्य नागरिक जो रोजगार है उसको रोजगार नहीं है और रोजगार नहीं होने की वजह से पहले से ही परेशान है, ऊपर से 7 दिन का लॉकडाउन लगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।
आपका खैर मकदम है। मजहब इस्लाम ने शादी को आसान बनाया है, लेकिन कई बेजा रस्मात की वजह से आज शादियां मुश्किल बन चुकी है। बेंगलुरु के दौरे पर आए मारूफ आलमदीन मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ तावली ने ये बात कही। जहेज एक लानत है, इस उन्वान पर बेंगलुरु में लड़कियों के मदरसे जामिया तज़कियतुल बनात में इजलास मुनक्किद हुआ। दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद हदीस मौलाना मोहम्मद यूसुफ तावली ने कहा कि मुसलमान माशरे में आज भी कई खानदान ऐसे हैं जो इस्लाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक शादियां अंजाम देते हैं। जहेज के सिलसिले में जो इस्लाम में उसकी शरई हैसियत थी, यानी मनफी दर्जे में है, वो मैंने बता दिया। ना उसका जिक्र कुरान में है, ना हदीस में है, ना शरीयत में है। ये गलत रस्में हैं जो हम लोगों ने अपने अंदर जायज कर ली हैं। ये वाजिबुल इस्लाह हैं, इनकी इस्लाह ज़रूरी है। हमारे इलाके में यही मुहिम है कि जहेज़ की जो लानत है ये ख़त्म हो जाए और औरतों में बेदारी पैदा की जाए और कुरान और हदीस से ताल्लुक़ और लगाव पैदा हो। और रमज़ान की आमद है और अपने दिलों को पाक साफ़ करें। इस सिलसिले से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहेज़ की लानत ख़त्म हो जाए। तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा ने दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। रचकुंडा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शोर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। एलबी नगर ट्रैफिक इंस्पेक्टर की क़यादत में कोतापेट चौराहे पर शोर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आवाम को मास्क इस्तेमाल करने के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई। रचकुंडा पुलिस कमिश्नर ने बगैर मास्क के घूमने वालों पर 1000 रुपयों का जुर्माना आयद करने का ऐलान किया है। होली के दिन नांदेड़ के गुरुद्वारे के अहाते में सिख समाज के मुश्तइल हुजूम की जानिब से पुलिस एहलकारों पर हुए हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस सिलसिले में 400 नामालूम अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। अब तक 20 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया गया है। वहीं दूसरी जानिब इस मामले का जायजा लेने के लिए आला सतही मीटिंग भी हुई, जिसमें नांदेड़ के जिला SP प्रमोद कुमार, IG निसार तंबोली के अलावा रियासती काबीनी वजीर अशोक चौहान भी शरीक थे। देखते हुए उनकी तरफ से भी एक जाहिर पब्लिसिटी की थी उन्होंने कि इस बार ट्रेडिशनल रूट से हल्ला बोल न निकालते हुए गुरुद्वारा के अंदर ही प्रतीकात्मक तरीके से मनाया जाए और इस तरह से बंदोबस्त का नियोजन किया गया। लेकिन कुछ यंगस्टर है वो एक चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने वो बैरिकेड तोड़ के बाहर आए और ट्रेडिशनल रूट पे उन्होंने अपना हल्ला बोल का पारंपरिक जो परिक्रमा की है। इसमें हमारे 8 पुलिस कर्मचारी जख्मी है, 8 व्हीकल का नुकसान हुआ है। टोटल 3 ऑफेंसेस रजिस्टर्ड है। 18 आरोपी को अरेस्ट किया गया है। जो CCTV फुटेज और वीडियो शूटिंग हमारे पास अवेलेबल है, उससे और कुछ आरोपी हम निष्पन्न करेंगे। अरेस्ट की कार्रवाई की जाएगी। गुरुद्वारे के बाबा जी नागपुर शहर के इफ्रा खान ने कौमी सतह के JEE इम्तहान मेन में मुल्की सतह पर तीसरा मकाम हासिल किया और रियासत महाराष्ट्र में दूसरा मकाम हासिल करके एक नई तारीख रकम कर दी है। इफ्रा खान ने 99.99% मार्क्स हासिल करके ये कामयाबी हासिल की है। अपना 10th स्टैंडर्ड का पूरा कोर्स फिनिश कर लिया था मैथ्स और साइंस का, और 9th, 10th, 11th, 12th में हमने सिर्फ JEE मेंस को पढ़ा है। 9th, 10th में हमने थोड़ा बेसिक्स पढ़ा था 11th, 12th का, और 11th, 12th में हमने पूरा 11th, 12th अच्छे से हमने रिविजन के साथ करा है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसलिए रैंक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा आया है। हमारे एक्चुअली घर पे ही माहौल पढ़ाई का है। हमारे मम्मी पापा दोनों टीचर्स हैं, हमारे दोनों भाई अल्हम्दुलिल्लाह IITians हैं, और अभी ऑनलाइन स्टडीज़ में भी हमारे पास फ़ोन नहीं था। हम अम्मी के ही फ़ोन यूज़ करते थे, और जब भी हम फ़ोन यूज़ करते थे तो मम्मी साथ में ही बैठी रहती थी हमारे कि पढ़ाई कैसी चल रही है, ये सब देखने के लिए। हम बस अपने जूनियर्स को ये बोलना चाहते हैं कि मेहनत करिए, रुकिए मत। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत भोपाल में 2 रोज़ा उर्दू ड्रामा फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। 2 रोज़ा उर्दू ड्रामा फेस्टिवल का आगाज़ आदाब मुंशी प्रेमचंद ड्रामे से किया गया। आदाब मुंशी प्रेमचंद नामी ड्रामे में मुंशी प्रेमचंद की 3 कहानियाँ, नमक का दारोगा,
सुजनता का दंड और कानूनी कुमार को शामिल करके बनाया गया है। ड्रामे में समाजी बुराइयों पर ज़र्ब लगाते हुए इस्लाही पहलू को उजागर किया गया है। आदाब मुंशी प्रेमचंद के ड्रामे की हिदायतकार मुकेश शर्मा की निगरानी में तैयार किया गया। कोविड ज़ाब्ते के तहत पेश किए गए ड्रामे को शायकीन उर्दू ने खूब पसंद किया। देखिए, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी महकमे सकाफ़त का ये उर्दू ड्रामा फेस्टिवल एक परमानेंट हमारा रेगुलर प्रोग्राम है, तो उसी के तहत इसको का इनेकाद किया है। ज़रा बदली हुई सूरतों के साथ किया है कि इस बार हमारे पास ऑडियंस कम है और हमने लाइव किया है इसको। मकसद सिर्फ यही है कि जिस तरह से उर्दू ज़बान और अदब और फ़न के फ़रोग़ की कोशिशें होती हैं, उसमें फ़नकारों का भी भला होता चले और फ़नकार को अपने फ़न के मुज़ाहरा करने का मौका मिलता रहे। तो भले ही वो लाइव के ज़रिए हम लोग कर रहे हैं, ये प्रोग्राम हम मुनक़िद कर रहे हैं दोनों ही मक़ासिद के उर्दू ज़बान और अदब, क्योंकि उर्दू के असनाफ़ में मकबूल तरीन सिन्फ़ है उर्दू ड्रामा और लोग बहुत पसंद करते हैं, तो इसलिए इसका इनेकाद किया जा रहा है। प्रेमचंद जी की बहुत ही मशहूर कहानी है, कई बार हो चुकी होगी, नमक का दारोगा, और आज भी मगर उतनी ही प्रासंगिक लगती है, क्योंकि जिस बुराई की तरफ उस कहानी का या सज्जनता का दंड में भी जिस बुराई की तरफ यानी रिश्वतखोरी की तरफ जो इशारा किया उन्होंने, वो आज भी कानूनी कुमार में भी यही है कि कैसे आप कानून को अपने हाथ में ले सकते हैं या उसको उनको भी भ्रष्ट किया जा सकता है। ये सारे भ्रष्टाचार के खिलाफ तीनों कहानियाँ, इसीलिए इनका चुनाव किया गया। एक जीनियस की पहचान उसकी छोटी उम्र से ही हो जाती है। उन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से दिखाना शुरू कर दिया होता है। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में ऐसे ही 21 जीनियस बच्चों से आपको रूबरू कराया। बायजूस यंग जीनियस में उनका जोश बढ़ाया हमारे कुछ खास मेहमानों ने। आइए नजर डालते हैं सफर पर। हेलो एंड वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। मैं हूं आनंद नरसिम्हन और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस मंच पर खड़ा हूं, वो मंच जो पिछले 10 हफ्तों से आपको देश के यंग जीनियस से मिलवा रहा है। हमारे पास देश के हर हिस्से से सैकड़ों हजारों एंट्रीज आई थी और उनमें से कुछ खास को चुनने के लिए हमारी जूरी ने कई दिनों तक एक एक को अच्छे से जांचा और परखा। अच्छा, फ्लूट में तुम फ्लटर कर सकते हो? तेरे कान्हा, तुमने माखन खाया? पक्का? झूठ। इधर आओ। ये हांडी किसने तोड़ी? उसने तोड़ी, तुमने कुछ नहीं किया। हाँ? और ये हाथ पे क्या लगा हुआ है इतना सारा माखन? उसने लगाया। होली है आज, माखन की होली है। मैं करके दिखाती हूँ, वो आप करके दिखाओ। अब अच्छा, अब पूजा कुछ करके दिखाई, वो आप jumping clap push-up. 29th September 2017. Friday. How do you know that? How is that possible?